हेलो बच्चों। तो अब हम शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर जो कि है आपका सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। बेटा हमने ह्यूमन फिजियो पूरी कर ली है, हम अपने नेक्स्ट यूनिट शुरू कर रहे हैं। उसका हमारा पहला चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। देखो आज हम थोड़ा सा एनसीईआरटी रीड करेंगे, उसके बाद हम अपने डायग्राम्स पे आएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें शुरुआत कहाँ से होती है, तो ये आपको कहना चाह रहा है कि जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कोई चीज़ लिविंग है, कोई चीज़ नॉन लिविंग है। लेकिन कभी अपन ने पूछा है अपने दूसरे से कि भाई कि एक चीज़ लिविंग और एक चीज़ नॉन लिविंग कैसे है? मतलब क्या है एक ऐसी चीज़ जो कि किसी को लिविंग बनाती है, और एक इनिमिनेट का मतलब किसी छोटी सी चीज़ को वो नॉन लिविंग बना देती है। तो हमें पता चला कि किसी चीज़ को लिविंग बनाने के लिए हमें सेल चाहिए होती है, जो कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। फिर हमने कहा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिल रहे हैं ये सेल से बने हुए होते हैं, पर अंतर ये होता है अगर आप सिंगल सेल से बने हुए हो तो आप कहलाते हो यूनिसेलुलर, और अगर आप मल्टीपल सेल से बने हुए हो तो आप कहलाते हो बेटा मल्टी सेलुलर। क्या कहलाते हो आप? मल्टी सेलुलर। फिर पूछा गया कि जिस सेल की आप बात कर रहे हो वो है क्या? तो उन्होंने कहा कोई भी सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म अपने आप को इंडिपेंडेंट मतलब बिना किसी के हेल्प के ज़िंदा रख सकता है। दूसरा, अपनी लाइफ की सारी एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म कर सकता है। इसका मतलब सेल में जो सामान होना चाहिए उससे अगर कोई चीज़ कम है तो वो चीज़ कभी भी आपकी इंडिपेंडेंट नहीं रह सकती। मतलब जिंदा तो रह सकती है पर खुद से नहीं रहेगी, किसी और की हेल्प से रहेगी। तो एनीथिंग, कोई भी चीज़ जो एक कंप्लीट सेल नहीं है वो जिंदा नहीं रह सकती। इसीलिए सेल को बोला गया किसी ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर का और फंक्शन का सबसे मेन यूनिट। जब ये बात समझ में आई तो सबसे पहले सेल की डिस्कवरी करी गई। तो सबसे पहले है लीवेनहुक, एंटोन वॉन लीवेनहुक। इसने सबसे पहली लाइव सेल देखी थी। बेटा एक क्वेश्चन आता है, जब आपकी सेल को देख लिया गया तो नेक्स्ट इसकी डिस्कवरी करी जाएगी। तो अगला साइंटिस्ट है रॉबर्ट ब्राउन। कौन है बेटा? रॉबर्ट ब्राउन। इसने सेल में देखा न्यूक्लियस। क्या देखा बेटा? न्यूक्लियस। अब अगर हम अपनी इस ज़माने की बात करें तो हमारे पास माइक्रोस्कोप एडवांस हो गए हैं। एडवांस मतलब हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गए हैं बेटा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है, आपकी सेल पर इलेक्ट्रॉन को बोम्बार्ड किया जाता है जिस वजह से आपकी सेल की 3D इमेज बन के आती है। इलेक्ट्रॉन रेज पार्टिकल्स को टकरा के वापस जाती हैं जिस वजह से आपकी 3D इमेज बन के आती है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से अब आपकी सेल को हम स्ट्रक्चरल मतलब उसको डिटेल में देख सकते हैं। अब बात करते हैं हमारी सेल थ्योरी की। मतलब सबसे पहले सेल किसने डिस्कवर करी, थ्योरी क्या बनी? तो सबसे पहले आया शिल्टन। शिल्टन एक बॉटनिस्ट था। बॉटनिस्ट मतलब जो प्लांट पढ़ता है, जो प्लांट के बारे में पढ़ता है। उसने बहुत सारे प्लांट देखे। प्लांट देखने के बाद उसने कहा कि हर प्लांट सेल से बना हुआ है। सेल अलग अलग तरह की भी हैं और वो अलग अलग तरह की सेल टिश्यू बना रही है। सेम टाइम पे एक दूसरा साइंटिस्ट था जिसका नाम था सचवान। 1839 में, देखो बेटा ये 1838 में रिसर्च हो रही है, ये हो रही है 1839 में। ये ब्रिटिश था और एक जूलॉजिस्ट था, मतलब जो आपके एनिमल्स को पढ़ता है। इसने कहा भाई एनिमल सेल जो होती है, एनिमल भी सेल से बने हुए होते हैं पहला। दूसरा, उनकी सेल के ऊपर एक आउटर लेयर होती है पतली सी। पहले तो उसके बारे में नहीं पता था, लेकिन आज हम कहते हैं वो होती है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसने आपकी जैसे प्लांट स्टडी हुई थी ना, ऐसे ही मतलब जैसे एनिमल स्टडी हुई थी ऐसे प्लांट स्टडी करके उसने ये भी बताया कि जो प्लांट होते हैं ना, इनके ऊपर एक पतली लेयर नहीं होती, इनके पास एक सेल वॉल होती है। इस वजह से प्लांट को एक अलग सा कैरेक्टर मिलता है। ठीक है। इसके बाद उसने ये बोला कि सारे जो प्लांट होते हैं और सारे जो एनिमल्स होते हैं वो सेल और उसकी प्रोडक्ट से बने हुए होते हैं। तो सबसे पहले प्लांट सेल आपके शिल्टन ने देखी थी। सचवान ने ये बताया कि सारी सेल्स एनिमल की जो होती है वो सेल से बनी हुई है। उसके अलावा उनके ऊपर एक लेयर होती है प्लांट के ऊपर जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल। और प्लांट और उसकी सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्लांट और एनिमल्स, वो सब किससे बने होते हैं? सेल और उसकी प्रोडक्ट से बने होते हैं। बेटा इन दोनों साइंटिस्ट का नाम लेके हमने एक सेल थ्योरी प्रपोज की। सेल थ्योरी में क्या लिखा गया? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल और उसके प्रोडक्ट से बने हुए हैं। पर ना तो शिल्टन ना ही सचवान ये नहीं बता पाया कि जो सेल हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वो सेल जब ग्रोथ करती है तो वो बनती कैसे होगी। इसके लिए है रुडोल्फ वर्चू। कौन है बेटा? रुडोल्फ वर्चू। उसने एक्सप्लेन करा कि जो नई सेल बन रही है, जो नई सेल डिवाइड हो रही है, वो कहीं ना कहीं उसकी पुरानी सेल से बनी होती है। ये एक सेल है, नई सेल्स जो बनी हुई है किससे बनी हुई है? इसकी पुरानी सेल से बनी हुई। इस टर्म को नाम दिया गया ओमनी सेलुलर ई सेलुलर। और उसने आपकी सेल थ्योरी को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, एक लाइन और नहीं जोड़ दी कि सारे ऑर्गेनिज्म सेल और उसके प्रोडक्ट से बने हैं।
और सारी सेल्स अपनी पहले वाली सेल से अराइज हो रखी है। ठीक है, अब हम एक ओवरव्यू लेंगे सेल का, एक नॉर्मल सेल का ओवरव्यू लेंगे, बाद में बेटा हम उसकी स्ट्रक्चर को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखो, हमने सेल ऑब्जर्व करी, प्लांट में हमने अनियल पील लिया था, ह्यूमन में हमने ह्यूमन के चीक की गालों की सेल ली थी और माइक्रोस्कोप में देखा। देखने के बाद हमें पता चला अनियल सेल में तो हमें सेल वॉल दिखने को मिल रही है, मतलब प्लांट में तो हमें आउटर लेयर सेल वॉल देखने को मिली, और एनिमल में हमें आउटर लेयर क्या देखने को मिली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो उसने बोला कि हमारे पास प्लांट में तो सेल वॉल है और एनिमल में डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर, मतलब ऐसी स्ट्रक्चर जो आपकी सेल को थोड़ा सा शेप दे के लिमिट करके बैठी है, तो कौन मिली आपके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद हमने सेल के अंदर देखा तो हमें पता चला सेल के अंदर एक डेंस न्यूक्लियस, प्लांट और एनिमल में दोनों में एक डेंस न्यूक्लियस देखने को मिला। फिर बेटा हमने न्यूक्लियस को थोड़ा और गौर से देखा तो न्यूक्लियस में क्रोमोसोम देखने को मिले। क्रोमोसोम का फंक्शन क्या होता है, ये जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल है मतलब एक सेल से एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ये ट्रांसफ़र होता है। इसके बाद हमें पता चला कि जो सेल में जो भी न्यूक्लियस है आपका वो मेम्ब्रेन बाउंड है। ठीक है, फिर इतनी कहानी जानने के बाद हमें ये पता चला कि हमारे पास दो तरह की सेल्स होती हैं, एक यूकैरियोट होती है, एक प्रोकैरियोट। आपके जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके पास बहुत सारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती है। ठीक है, और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके पास आपकी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं पाई जाती है। पर इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में, क्या, साइटोप्लाज्म। क्या कॉमन है बेटा, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म आपकी सेल का वो एरिया है जहाँ पे आपकी सारी की सारी क्या होती है, एक्टिविटी होती है, मेन एक्टिविटी होती है। मतलब सेल को रिविंग रखने के लिए जितनी भी एक्टिविटी होती है वो कहाँ होती है, आपकी सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। अब यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में डिफरेंस देखो। सबसे पहले यूकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनेली देखने को मिलती हैं, कौन कौन सी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स। प्रोकैरियोट्स में ऐसी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती। इसके अलावा राइबोसोम जो प्रोकैरियोट्स में भी देखने को मिलता है, यूकैरियोट्स में भी देखने को मिलता है। और प्रोकैरियोट्स आपके राइबोसोम आपके साइटोप्लाज्म के अलावा भी दो ऑर्गेनेली और हैं, प्लांट में क्लोरोप्लास्ट और एनिमल में माइटोकॉन्ड्रिया या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ भी आपको आपका राइबोसोम देखने को मिल सकता है। फिर एक डिफरेंस आया प्लांट और एनिमल के बीच में, उन्होंने कहा एक और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है जिसका नाम है सेंट्रोसोम, जो हेल्प करता है डिवीजन में। ये प्लांट में नहीं पाया जाता बेटा, ये किस में पाया जाता है, आपके एनिमल्स में पाया जाता है। तो इस पैराग्राफ में हमने ये देखा कि जो भी हम बात कर रहे हैं यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स या एनिमल, प्लांट, उनमें आपका डिफरेंस क्या है या सिमिलरिटी क्या क्या है। अब हम बात करेंगे बेटा सबसे पहले आपके सेल के साइज और शेप की। हमने कहा कि हमारे पास बहुत सारी सेल पाए जाते हैं, चाहे एनिमल्स हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, उनकी सेल साइज और शेप और एक्टिविटीज़ अलग अलग होती हैं। जैसे माइकोप्लाज्म, सीधा क्वेश्चन आता है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, साइज़ कितना है बेटा, 0.3 माइक्रोमीटर। अगर आप बैक्टीरिया की बात करो जो उससे थोड़ा सा बड़ा है, उसका साइज़ है 3 से 5 माइक्रोमीटर। अगर उसके बाद अगर आप बात करते हो कि आपके पास जो लार्जेस्ट अब तक जो सिंगल सेल आपने आइसोलेट करी है वो कौन सी, आपकी ऑस्ट्रिच की एग सेल। फिर अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बेटा, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक्टिविटी के हिसाब से आपकी जो शेप है और जो साइज़ है वो चेंज होता है। जैसे बात करें रेड ब्लड सेल की तो बेटा वो बाइकनकेव शेप की होती हैं, वाइट ब्लड सेल अमीबॉइड शेप की होती है, कोलुमिनार एपिथेलियम्स जो होते हैं वो आपकी टिश्यू हैं और ये लॉन्ग और नैरो शेप की होती है। नर्वस जो टिश्यू है सबसे लॉन्गेस्ट टिश्यू है आपकी बॉडी की और ये ब्रांच्ड और लॉन्ग होती हैं। प्लांट में ट्रैकियार्ड जो होते हैं, जो आपके वेसल्स मतलब जाइलम और फिलोएम फाइबर्स के जो पार्ट्स होते हैं उसकी बात हो रही है, जो ट्रैकियार्ड्स हैं फिलोएम के जाइलम के, वो जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं। और मेसोफिल सेल्स जो आपके प्लांट में होती है, जहाँ पे आपके क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, उनकी सेल्स जो होती है राउंड और ओवल होती है। इसका मतलब सेल कभी भी एक तरह की शेप की नहीं होती, अपनी एक्टिविटी के हिसाब से उनकी शेप देखो क्या क्या हो सकती है। डिस्क शेप ये रही, पॉलीगनल जिसके बहुत सारे कॉर्नर्स हों, कोलुमिनार ऐसे, क्यूबॉइड इस तरीके से, थ्रेड लाइक जिसे ये थ्रेड लाइक देखने को मिल रही है, इरेगुलर ये देखो इरेगुलर देखने को मिल रही है। तो जो शेप है वो किस पे डिपेंड करती है बेटा, फंक्शन दे परफॉर्म। किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की शेप इस बात पे डिपेंड करेगी कि वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है बेटा, तो देखो जो हमने अभी आज पढ़ा ये हमने एक सिंपल ओवरव्यू पढ़ा था। जब कल हम आपकी प्रोकैरियोटिक सेल को देखना शुरू करेंगे तब हम उसकी स्ट्रक्चर करेंगे। स्ट्रक्चर करने के बाद
ये सारा जो पैराग्राफ चल रहा है, बाकी जो पैराग्राफ है आपका नीचे की तरफ ये वाले, ये सारे आपके डायग्राम की हेल्प से क्या हो जाएंगे, आपके एक्सप्लेन हो जाएंगे बेटा। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। और एक बार आप अपना जो पिछला चैप्टर है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बेटा, उसको भी एक बार पढ़ लेना, वो चैप्टर रिवाइज हो चुका है। ठीक है, ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही बहुत है, कल मिलते हैं।